बप्पा आएंगे, खुशियां और समृद्धि लाएंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि ये जो 2020 का साल अब तक बड़ा विघ्न भरा रहा है, गणपति के आते ही ये सारे विघ्न दूर होंगे। दीप, आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर, और हमारी पूरी टीम, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि अब तक का साल जैसे गया ठीक है, हाँ। पर यहाँ से अब अपसाइड ही होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, अगर कुछ अच्छा हुआ इस साल तो सिर्फ ये कि मार्केट वापस से अच्छे हो गए। बिल्कुल। बाकी सब जो अब तक की दिक्कतें हैं, मुझे लगता है कि गणेशोत्सव के साथ साथ ये सारे विघ्न दूर करें, दूर हों, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशाओं के साथ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, एक और पैक्ड दिन के लिए तैयार हैं। बहुत जबरदस्त त्योहार का दिन है, फ्राइडे का सेशन है, ग्लोबल क्यूज बहुत सारी आ रही हैं। बताइए सर, आज के बड़े ट्रिगर्स आज तो ये देखिए लंबी इनिंग है, अभी से 11:30 तक तो है, 11 से 11:30 हम आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग शो कर रहे हैं। मार्केट फ्रेंड गणेश, तो वो मिस मत करिएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार शो है। थीम क्या है सर? थीम ये है कि गणपति जी से आप मार्केट कैसे सीख सकते हैं। ओके, ये तो इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उनके जो डिफरेंट अवतार से अब वो सस्पेंस है, वो सस्पेंस है। तो वो मैं और मानसी वो शो करने वाले हैं 11 बजे। उसके बाद 3:30 से 4 बजे तो आज हमारी मस्ती की पाठशाला है ही। उसमें भी हमारा टॉपिक यही है कि आपका कौन सा विघ्न है जो चाहते हैं कि बापा इस बार आपका वो विघ्न दूर करें। तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स के जो विघ्न है, जो चिंताएं, दुख, तकलीफ, मुसीबत, टेंशन, मजा आएगा। मस्ती की पाठशाला में मस्ती तो होनी है, मजा तो आनी है। तो ये सारा तो एक्शन पैक दिन है बिल्कुल, और एक्शन पैक दिन की शुरुआत अच्छे संकेतों से हो रही है। दीप, तो ये बढ़िया बात है कि ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी रिकवरी हुई है, अमेरिका अच्छा बंद हुआ है और बाकी एशियाई बाजारों में वो रिएक्शन भी दिख रहा है। जी, तो अनिल जी, जिस तरह से एक्शन आया है और कुछ बड़े ट्रिगर्स दिख रहे हैं आज के लिए ग्लोबल क्यूज से जो आ रहे हैं। तो एक तो अमेरिका का ट्रिगर तो है ही, जहां पर अच्छी तेजी हुई है। डाउ फ्यूचर्स भी हल्की मजबूती के साथ ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। नेस्डेक ने फिर से रिकॉर्ड बना ही दिया है, तो ये सब कुछ ठीक है। पीएनबी आईबुल हाउसिंग के नतीजे आज आने वाले हैं, तो वायदा कारोबार में 2 कंपनियां नतीजे देने वाली है। मैक्स हेल्थ केयर की आज लिस्टिंग होगी डीमर्ज होने के बाद में। एजीआर मामले पर सुनवाई लगातार 5वें दिन चलेगी। निफ्टी में बदलाव हुए, एसबीआई लाइफ और डिवीज लैब ये 25 सितंबर से निफ्टी में शामिल हो रहे हैं, तो आज निफ्टी के बदलावों पर भी रहेगी नजर। बिल्कुल, अब दूसरी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो निफ्टी में आ रही है, तो उस स्पेस पे तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बिल्कुल, पर सर अब आप फाइनली ये नया लेग क्रॉस करवा दीजिए। मतलब अटेम्प्ट बहुत हो गए, 11,500 के करीब, 11,400 के ऊपर होल्ड भी किया, 22,000 भी अब निफ्टी बैंक होल्ड कर रहा है। अब नए लेवल जरा निकलवा दीजिए, 11,500, 22,500 के। 11,500, 22,500 निकलेगा दीप, लेकिन अगर आपका सवाल ये कि क्या आज, तो शायद नहीं आज नहीं। आज मुश्किल ग्लोबल लगता है। क्यूज तो स्ट्रांग है, ग्लोबल क्यूज स्ट्रांग है, लेकिन एक फैक्टर है हमारे यहाँ जो थोड़ी सी रुकावट वाला है, वो है फ्लोज। ओके, देखिए एक चीज समझिए, ये मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है और इस मार्केट में पिछले 3-4 दिनों से अगर आप ट्रेंड और ट्रेड देखें तो वो बहुत साफ दिख रहा है। वो क्या कि जब बड़ी कमजोरी और बड़ा गिरने का डर हो तो उस वक्त आपको खरीदना है, और जब बड़ा यूफोरिया और बड़ा मामला ऐसा दिखे कि तेजी बनेगी तो वहां पर आपको हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। ये 2 संकेत बेहद साफ दिख रहे हैं। देखिए कल सुबह सेंचुरी मार्कर एसजीएक्स निफ्टी नीचे दिखा रहा था, इनफैक्ट 150 पॉइंट तक भी नीचे दिख रहा था। क्या हमने एक भी बार पैनिक किया? बिल्कुल नहीं। आपने तो कहा भी था कि सुबह 7 बजे जब मानसिल शो कर रही थी, तब मैं ये कह रहा, आप तो ये प्रार्थना करो कि जितना नीचे खुले, 100%, जितना नीचे खुले उतना बढ़िया है। मुझे नहीं लगता कि हमने पिछले 2-3 महीनों में एक भी बार लोगों को डराया हो नहीं कि आपको बहुत बाजार से डरने की जरूरत है। हाँ, वो अलग बात है कि वो जिंदगी में एक ही बार डराया है मैंने 12,100 वो के तो लेवल सही से समय पर भी नहीं ले रहा, तो वो अभी भी लोग वो यादें लेकर बैठे हैं। लेकिन हाँ, उस समय वो डराना जायज था शायद, और गिरा भी लेकिन होता ये कि एक ज़माना था जब मैं किसी दिन छुट्टी लेता था, ऑफिस नहीं आता था, उस दिन मार्केट गिरते थे और सब लोग बोलते थे सर छुट्टी ले रहे हो तो पहले ही बता दो कि हमें शॉर्ट कर दें। और अब ये है कि लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा बात मंदी की करते हैं। वो समय था जब करना ज़रूरी था, अब वो लास्ट वो रजिस्टर्ड है जी, है ना। वो लोग समझ नहीं पाते कि ट्रेंड के हिसाब से व्यू भी चेंज करना जरूरी है। उस समय यही था कि ट्रेडर्स को नहीं लेना है, और इन्वेस्टर्स को तो बहुत स्ट्रांगली खरीदने की राय तब भी दी थी, हर स्टेप पे। एनीवे वो तो ठीक है, वक्त वक्त की बात है। लेकिन अब जो जिस कॉन्फिडेंस से हम लगातार आपको कह रहे हैं कि डरिए मत, घबराइए, स्पेशली कॉन्फिडेंस किस दिन चाहिए? कॉन्फिडेंस उस दिन चाहिए जब निफ्टी 100-150 पॉइंट नीचे हो आपका, और आपको और कॉन्फिडेंस से तब बचाना है जब निफ्टी 100-150 ऊपर दिख रहा हो। तो इसलिए आपको याद हो
परसों हम ये बात करते थे 22,500 नहीं पार होगा बैंक निफ्टी, उस दिन तो कोई कह ही नहीं सकता था कि बाजार किसी लिहाज से कमजोर है। डेटा का कमाल है दीप, ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं, डेटा जो कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो डेटा मुझे ये कह रहे हैं कि 22,500 और 11,500 पार करने की जल्दबाजी नहीं है निफ्टी को, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। मेरे ख्याल से वहां रुकना चाहिए, वो मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। तो हाँ, तेजी होगी, मजबूती होगी, लेकिन ऊपरी स्थानों पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, पक्का आएगी, ये संकेतों में। और वो संकेत मैं आपको पढ़ देता हूं। आज जो मैंने संकेत लिए, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है दीप, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। और बाकी संकेतों को भी मैं थोड़ी देर में आगे डिस्कस करूंगा विस्तार से, बट अदरवाइज ठीक है मामला। बिल्कुल, तो ठीक है मामला, देखते हैं। आज वैसे तो तेजी होनी चाहिए, पर 11,500 22,500 ये लेवल्स आएंगे कि नहीं, वहां पर थोड़ा डाउट है। सर, मार्केट की बात तो ठीक है, कल शाम से कुछ इंटरेस्टिंग बातें चल रही है मार्केट्स में और ये कुछ एक्सचेंज की मॉनिटरिंग लिस्ट को लेकर है। एएसएम नेटवर्क तो अब सबको मालूम है और समझते भी हैं, पर ये एक एसएमएस नेटवर्क की बात समझ कर आई है और रोज एक नई लिस्ट आती है या कुछ रिविजन्स होते हैं। ये जरा थोड़ा समझाइए सर, क्या है ये पूरा मामला? हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस फॉर एनीवन एवरीवन, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, बाकी सबके लिए भी। बिल्कुल। इसलिए मैं ना जितना कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा डेटा में घुस पाऊँ, उतना ज्यादा एक्यूरेसी लेवल बढ़ता है। और ये मैंने 25 साल में अनुभव किया है। पहले मैं क्या देखता था और अब किस लेवल तक डेटा देखता हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। ठीक उसी तरह से वो हाफ नॉलेज सबके लिए डेंजरस है। एक लिस्ट जो कल से घूम रही है, पहली चीज तो आप लोगों को बता दूं कि उस लिस्ट से बिल्कुल डरिए और घबराइए मत। मेरे ख्याल से 20-25 स्टॉक होंगे उस लिस्ट में। कल तक की जो लिस्ट है 20-25 स्टॉक, और उस लिस्ट में बहुत सारे अच्छे स्टॉक भी हैं। थायरोकेयर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, बिरला सॉफ्ट, ITI, फ्यूचर रिटेल, आइनॉक्स लेजर, ऐसे जाने माने नाम है। और सबको देखकर ये डर लगा कि अरे इतने बढ़िया नाम ये एसएमएस लिस्ट में। तो जिसने ये एसएमएस लिस्ट बनाई है उसने सिर्फ ये सोचकर बनाई है कि अगर कोई ब्रोकर, फॉर एग्जांपल हमारे आशु जी हैं, आशु मदान साहब, उनका जेएम फाइनेंशियल है, वो अपने क्लाइंट्स को मैसेज भेजते हैं जी, वो मैसेज भी एसएमएस में माने जा रहे हैं। और वो सब आपने लिस्ट में डाल दिए। ओके, एसएमएस लिस्ट का मतलब अलग है। जो मुहिम हमने एसएमएस की शुरू की है उसमें सबसे टॉप पे नाम ओमेक्स लिमिटेड है, जहां वाकई में लोग फंसे हैं जी, करेक्ट। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि जहां लोग फंसे हैं और जहां एसएमएस जा। भाई अगर कोई मोतीलाल ओसवाल, कोई आनंद राठी, कोई एंजल ब्रोकिंग, कोई आईसीआईसीआई डायरेक्ट अपने क्लाइंट्स को मैसेज नहीं भेजेगा तो क्या करेगा भाई? वैसे ही वही तरीका सर्विस भी यही है। वो शेयर में एसएमएस वाली लिस्ट में नहीं आ सकते। एसएमएस वाली लिस्ट में वो शेयर आते हैं जहां वाकई में कहीं मैनिपुलेशन का डर है जी। और एक तो कल हमने ये एक्सचेंज को इन्फॉर्म करने की कोशिश भी, भाई ये लिस्ट को जरा रिव्यू कीजिए। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो जो लिस्ट मार्केट में घूम रही है, कट, भूल जाइए कि वो लिस्ट है। सिर्फ ये 4 शेयर ध्यान में रखिए, सिर्फ 4 शेयर जो मैं आपको बता दूं जो अब फाइनल लिस्ट में आए, एक मित्तल लाइफस्टाइल, ओमेक्स, थिंक इंक और एक लीडिंग लीज फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये 4 स्टॉक ऐसे हैं बस। अब ये फाइनल लिस्ट यही रही है। ये लिस्ट टाइम पर रिवाइज होती रहती है। हिस्टोरिकल लिस्ट कौन सी थी, अभी करंट लिस्ट कौन सी है। तो आपको करंट लिस्ट में ये 4 ही शेयर बचे हैं। तो सारे ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, फ्रेंचाइजीज, ट्रेडर्स जो शो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज आप बाकी सारे शेयरों में लोगों को आराम से काम करने दें। तो कल शाम से जो लिस्ट घूम रही है उससे बिल्कुल नहीं, उन सारे शेयरों में कहीं आपको पे इन पे आउट रोकने की जरूरत नहीं है। कहीं आपको क्लाइंट को मना करने की जरूरत नहीं कि इनमें काम ना करें। वो सारे अच्छी मैं क्वालिटी की सारे की बात नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक्स उनमें अच्छी क्वालिटी के। सिर्फ ये 4 शेयर आज लिस्ट में बचे। इन 4 शेयरों में आपको अपने क्लाइंट्स को ट्रेड नहीं करने देना है। या अगर आप ट्रेडर इन्वेस्टर हैं तो इन 4 शेयरों में सावधानी रखिए। ये लिस्ट घटकर सिर्फ 4 शेयरों की रह गई है। तो पुरानी प्लीज, एक तो है ना ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी खतरनाक है ना, एक खबर चलती है मेरे पास कम से कम 20 जगह से आ रहा है, मैंने भाई रुको, भेजे जा रहे हैं सब लोग, फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, फॉरवर्ड किया बिना सोचे समझे। मतलब फॉरवर्ड करने का नशा ही अलग है एकदम। ऐसा मजा आता है। एक तो फॉरवर्ड है, और फॉरवर्ड इस तरह से करते हैं जैसे मैंने ही ओरिजिनेट की है, ये खबर तो मैंने ही निकाली है। उतने मजे से भेजते लोग, गजब है भाई। तो प्लीज फॉरवर्ड करना बंद करें। सिर्फ 4 शेयर। देखिए, हम हर वक्त ये कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर को सही खबर मिले, सही एनालिसिस मिले। ये मेहनत का काम है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। दीप ने की है,
हमारी टीम ने किया। मैं लगातार इनको सवाल पूछता रहता हूँ, ये निकालो, वो निकालो, ऐसा करो, दिन सुबह से बेचारे है ना ये सब लगे रहते हैं। फिर जाके देखिए आपके सामने सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है। सिर्फ 4 स्टॉक हैं जिनमें आपको सावधानी रखनी है, बाकी उस लिस्ट को खारिज कर दीजिए। न ब्रोकर को घबराने की जरूरत है, न सब ब्रोकर, फ्रेंचाइजी, ट्रेडर, इन्वेस्टर, किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं। उन शेयरों में आप खुलकर खरीदारी बिकवाली करिए, एक्सचेंज की तरफ से कोई मनाही नहीं। क्योंकि कल ऐसे भी मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ ब्रोकर्स बोल रहे हैं कि पे आउट रोक लें, पे आउट रोक देंगे। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। अगर कोई ब्रोकर अगर पे आउट रोकता है हमें बताइए, मुझे आप ट्वीट करो, मैं ठीक करता हूं इन शेयर्स में। हाँ, इन शेयरों में। हाँ, ये 4 तो ठीक है, ये 4 में तो मना करने का राइट है। इन 4 के अलावा कोई जो पुरानी लिस्ट खत्म, भूल जाओ, गलती से बन गई, सुधार दिया, बात खत्म। और ये चीज समझ लीजिए, ब्रोकर की तरफ से जो एसएमएस जाते हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड है, बाकायदा ढंग से काम कर रहे हैं, ऑफिसेज हैं, रिसर्च टीम है, वो तो भेजेंगे ही। वो नहीं भेजेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? मतलब कोई रिकमेंड नहीं करेगा स्टॉक तो क्या हमारे सारे दर्शक इतने सब सारे देश के इन्वेस्टर समझदार हैं, अपने आप ही सब कर लें तो फिर सबकी जरूरत ही नहीं है ना। तो ठीक है, चलिए, ये क्लैरिटी आई एम श्योर कि सबको आ गई होगी। ये क्लैरिटी आ गई और इन 4 स्टॉक्स पर इन पर्टिकुलर ध्यान देना जरूरी है। चलिए सर, फिर आज के सेटअप की बात करते हैं। जिस तरह से क्यूज आ रही हैं, नई वीकली एक्सपायरी शुरू हो रही है, अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी चल रहे हैं, कैसे संकेत आ रहे हैं सर? ग्लोबल पॉजिटिव है। आज की एक ही समस्या है दीप जी सर, ये जो आगे एफआईज और घरेलू फंड दोनों के नेगेटिव है। इन दोनों को संकेतों को नेगेटिव रखा है। मुझे अभी कंफर्ट नहीं आ रहा है एक्चुअली, जो आप सवाल कर रहे थे ना कि 11,500 पार होंगे, 22,500, तो ये जो डेटा है ना दोनों की बिकवाली के, अभी तक खरीदारी में आज बदल जाए तो मुझे नहीं पता। कल तक तो ये दिखा रहा है कि बड़े लेवल को पार करना मुश्किल है, वीकेंड सेशन भी है। ठीक है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल से पॉजिटिव हुआ है, ट्रेंड तो पॉजिटिव था ही, बदला ही नहीं, कभी बदला ही नहीं है। तो बस ठीक है। 11,250 11,325 सपोर्ट जोन है, इसके पार निकले ऊपर की रेंज, माफ कीजिएगा, इसके पार निकले गया, ये तो सपोर्ट जोन है। ऊपर की रेंज 11,375 से 11,450 की है। ठीक है, इस रेंज में कहीं पहुंचेंगे, रुकेंगे। बैंक निफ्टी 21,900 22,000, कल भी आपको इसी रेंज में खरीदारी की राय दी थी, जबकि कल माहौल कितना खराब था। बिल्कुल, 21,900 के नीचे नहीं गया, 10-15 पॉइंट मुश्किल से बैंक निफ्टी गया है, और उसके बाद पूरे दिन भर 22,000 होल्ड हुआ है। कल जो ताकत दिखाई ना, मजा आ गया थी वीक बाजार में, और वो भी एक्सपायरी के दिन, और वो भी तब जबकि बहुत लॉन्ग थी। देखो, पैनिक आकर प्रेशर आ सकता था तो कल आ सकता था, लेकिन कल आया नहीं। कल वाकई में बाजार में ताकत दिखी है, बढ़िया वाली, तो ये अच्छा हुआ है। तो 21,900 22,000 आपके लिए आज का सपोर्ट है। 22,200 22,275 यहां पर आप खुलेंगे आज। ओके, यहां खुलेंगे इस रेंज में। ज्यादा ज्यादा 22,175 22,275 100 पॉइंट की रेंज, इसमें आप खुलोगे, वक्त बिताओगे। वहां से आपने जो जंप मारा तो 22,325 22,450 फाइनल टारगेट है आज के लिए। देखिए, डेटा के लिहाज से, ट्रेंड के लिहाज से मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि 22,500 पार करेंगे, लेकिन मैं कौन होता हूं बाजार है, मूड बन गया कि करेंगे। 22,500 करेंगे तो मजा अलग होगा। और आपको याद होगा कि जब 4 दिन पहले हमने 11,111 का लो बनाया था और वहां से रिकवर हुए, तभी मैंने बोला ये रनिंग करेक्शन है। शुक्रवार को जो मिला, पिछले शुक्रवार को रनिंग करेक्शन आएंगे, एक दिन में ऐसा लगेगा कि सारे शॉर्ट कॉल, आप देखिए कल मुश्किल से पूरे दिन में हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से 1 या 2 शॉर्ट कॉल थे। इतने खराब बाजार में किसी ने शॉर्ट कॉल नहीं दिया था। किसी ने सुमित जी ने शायद दिया था, बस एक सुमित जी ने एसबीआई लाइफ वगैरह कुछ दिया, एक आध मुश्किल से 1 या 2 थे, राइट। तो आप देखो, ये ट्रेंड और जो स्ट्रेंथ बाजार की दिखा रहा है ना, इस पर फोकस करिए। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि 1 आध दिन के रनिंग करेक्शन से, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि ट्रेंड बदलने में टाइम लगता है। ट्रेंड बदलने में 2 साल लगे हैं दीप, समझ तो गए होंगे आप। बिल्कुल सर, 100% बधाई है सर उसके लिए भी। ऐसे चलिए, ट्रेंड मजबूत होता दिखे, ये देखेंगे। बिल्कुल, जिनको समझना है वो समझ गए। ओके, आइए, बैंक निफ्टी और निफ्टी की मैं आपको रेंज दे दूं। 11,325 11,375 छोटी रेंज है, 11,300 11,400 मीडियम रेंज है, और 11,250 से 11,450 ये आज की बड़ी रेंज है। बैंक निफ्टी 22,075, देखिए मैंने रेंज की शुरुआत 22,075 से की है, जब हम बंद हुए 22,000 पर। पहले 75 पॉइंट से ऊपर से शुरुआत की। 22,075 22,275 छोटी रेंज, 22,000 22,425 मीडियम रेंज, 21,900 22,500 ये बड़ी रेंज है। ठीक है, 3 दिन हो गए बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी पे 22,500 तक की रेंज बड़ी वाली निकाली, जबकि निफ्टी पे 11,450 जो हाई है वहीं पे रखा है। ये फर्क है आज के लिए। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत 1.55 कोई प्रश्न? अरे आराम, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत।
तो फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है और किसी ने कल स्टॉप लॉस मैंने बदला नहीं है दीप, 11,250 ही रखा, एक दिन और रखना चाहता हूँ। 21,900 कल ये क्लोजिंग बेसिस पर 22,000 का था, वहीं बंद हुए तो कल आपका ट्रिगर नहीं हुआ होगा। आज 21,900 कर लीजिए, 100 पॉइंट नीचे। शॉर्ट में 11,500 22,500 वही है, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, नई पोजीशन निफ्टी खरीदिए 11,290 कल के लो पर, कल का 11,289 11,289 का लो है, तो वहीं पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 5-10-15 पॉइंट अपना दिमाग से लगा लें, भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करें तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बट ये है, और 375 400 450 ये तीन टारगेट है। बैंक निफ्टी शॉर्ट जो करना है आपको 11,400 11,450 की रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। तो 500 वही जो आप बोल रहे थे, कर सकते हैं, चांस लेना चाहिए, चांस लेना है। 11,450 के जितना नजदीक बेचेंगे उतना बेहतर। हाँ, 11,400 से मूड बनाइए। ओके, है ना, कि भाई अब मुझे कहा, और सी क्या होता है, देखिए आप जब ट्रेंड के विपरीत ट्रेड लेते हैं शॉर्ट का, या ट्रेंड के विपरीत खरीदना, बाजार मंदा है आपको खरीदना, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है। कई बार आप ये कहेंगे अरे 11,400 तो आ गया, अब शॉर्ट करूं ना करूं, या 11,450 आ गया, उस समय हर वक्त तो हम हाथ पकड़ के बता नहीं सकते। उस समय आपको क्या करना होता है, मैं बताता हूं कि कैसे ट्रेड लेना चाहिए। उस समय आप देखिए, अगर 11,450 आप पहुंच गए, लेकिन आपका डाउ फ्यूचर्स 25-30 पॉइंट ही ऊपर है, एशिया ठीक है 0.5% ऊपर है, यूरोप में कोई ऐसा मजेदार ट्रेड नहीं हो रहा, तो वहां आप शॉर्ट ले सकते हो। लेकिन पता चला यूरोप 2% ऊपर है, एशिया दमदार है, डाउ फ्यूचर 150, अरे तो फिर क्यों करना है? सही बात है ना। और बाजार एकदम वन साइड धीमे धीमे, अच्छा एक और चीज बताऊं, एकदम से भाग के चले जाए ना बाजार, वहां कर दो शॉर्ट। ओके, हाँ, और धीरे धीरे स्क्रीन पे आराम से चलते चलते, मतलब सुबह से चालू किया 11,350 से, और 2 बजे तक 11,450 पहुंचा, वहां मत करो, वहां नहीं। ट्रेंडिंग मार्केट, और जिसमें क्योंकि हर लेवल पे सप्लाई एब्जॉर्ब होती जा रही है। जी बिल्कुल, वो समझना बहुत जरूरी है। खाली लेवल से अगर देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर किताबें पढ़ के ही सब लोग ज्ञानी बन जाते तो टीचर्स की क्या जरूरत थी, है ना। वही तो वो ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है आपको, कि शॉर्ट अगर आप खाली ये बोला, अरे आपने तो बोला था ना 11,450, अरे भाई 11,450 पहुंचा कैसे, वो भी तो देखो। अगर आपको झटके में पहुंच रहा, दे दो, वापस आएगा। लेकिन वो स्क्रीन पे हर लेवल की सेलिंग बाइंग हो रही है, गैप से नहीं जा रहा है, ये चीज आपको फर्क करना आना चाहिए। और मैं ये इसलिए बताता हूँ, अब कोई प्लान तो है नहीं कि आपने मुझे पूछा, दिल से निकलते ही मैं बोल देता हूँ, जो लगता है एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वो लोगों को अगर समझ में आए, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है। पर जो आजकल हम बाजार में देखते हैं सर, कि यूजुअली पहला 1-1.5 घंटा और आखिरी 1-1.5 घंटा तभी मूव्स आती है, क्योंकि हम उसी वक्त शो कर रहे होते हैं ना। वो भी बात सही है। पता नहीं, वो अच्छा है दीप, नहीं तो पता चला दिन में बड़े मुंह आ गए, आइए दीप आ जाइए, अनिल चलिए शो करते हैं, दिन भर पता चला यही काम कर रहे हैं, यही काम करना। नहीं ठीक है, लेकिन वो हमेशा ही रहता है दीप। नहीं तो उसमें पिकअप कैसे करेंगे इस बात को जो आप बोल रहे हैं, कि किस लेवल पर ट्रेंड के हिसाब से शॉर्ट करना या ऑपोजिट कॉल लेना? जब तक हम शो में बैठे तब तक तो दिक्कत है नहीं। जहाँ शो में नहीं है वहां पे जो अभी फॉर्मूला दिया वो लगा दीजिए, बस सिंपल सी बात है। डन, चलिए मान गए इसको। तो हाँ, कहाँ पहुंचे हम? बैंक निफ्टी की नई पोजीशन, 21,875, थोड़ा दूर स्टॉप लॉस दिया है, रिवाइज हो जाएगा, आप चिंता ना करें, 22,000 हो जाएगा बाद में, उसके बाद स्टॉप लॉस, और चाहे तो शुरू से ही 22,000 भी रख लें तो दिक्कत नहीं। 22,200 22,275 22,325 22,425 ये 4 टारगेट आपको रखने ऊपर के लिए। जो शॉर्ट करना है, अब 22,325 से मूड बनाना है। मैं जब रेंज देता हूँ, एक चीज ध्यान में रखिए, मैं रेंज देता हूँ तो रेंज का मतलब नहीं आया पहले वहीं पे, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सोचो कि रेंज के वहां पर मुझे शुरुआत करनी, और वहीं पे आपको संकेत मिल जाए। सपोज फॉर एग्जांपल मैं अभी से कह रहा हूं, 22,325 आप खोल दो आज बैंक निफ्टी, सीधा वहीं पे शॉर्ट कर दो। अगर मुझे 300 पॉइंट आप ऊपर खोल रहे हो, 325 पॉइंट कर दो, 100 पॉइंट मिल जाएंगे नीचे। लेकिन आप धीमे धीमे 22,075 खुल के 22,325 पे पहुंचे, डाउ फ्यूचर 150 ऊपर है, क्यों? तब लॉजिक नहीं, तब 22,425 का इंतजार करो। समझ गए? ये तरीका है, ठीक है। अब जो शॉर्ट करना है 22,450 के आसपास तक करें, 22,500 का स्टॉप लॉस है, क्लियर कट, पक्का लगाना ही लगाना है, नहीं लगाओगे तो फिर है ना, मतलब मुझे बोलना मत, ठीक है। 22,275 22,200 22,075 22,000 मैक्सिमम, इतने 4 टारगेट बस। ओके, ठीक है। सेक्टर्स आज कौन से? मेटल चलेंगे, मेटल चलने चाहिए 100%। संदीप ने भी अपनी टीम में लिए होंगे पक्का, संदीप है ना टीम में, मेटल से मेटल चलेंगे फिर। चलो वहाँ पे तो बढ़िया एक्शन है। और ब्रॉडर मार्केट का भी पार्टिसिपेशन दिखता है सर आज के लिए? 100%।
वो तो रहना ही है। मतलब कई बार क्या आता है कि जो कैश स्टॉक्स की लोगों को ये भी लग सकता है कि बोलने के लिए बोलते हैं मिड कैप स्मॉल कैप, अरे कोई मिड कैप स्मॉल कैप तो हमेशा चलेगी हो भी सकता है। ये तो आप रोज ही बोल सकते हो मिड कैप स्मॉल कैप चलेंगे, वो तो चलेगी, हजारों शेयर है, 200-500 तो चली जाएंगे नहीं, लेकिन वाकई में जो स्ट्रेंथ है मिड कैप स्मॉल कैप वो है। तो ओवरऑल बढ़िया चलने का मतलब ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पॉजिटिव रहे। चलने का मतलब ये कि कई सारे स्टॉक 10-15-20% चले, उसको चलना बोलते हैं। 2% 3% ना, ये तो वैसे ही हो जाता है। 15-20% की कोई सेठी साहब बोले, कोई जैन साहब बोले, कोई आशीष आके मालामाल वीकली करे, स्टॉक भागे ना, उसको चलना बोलते हैं। वो मिड कैप इंडेक्स की ताकत है। रिसर्च तो अपनी जगह ही है, हमारे एक्सपर्ट्स की एक्सपर्टाइज अपनी जगह, लेकिन जो ताकत है वो बाजार की। नहीं, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ सर क्योंकि एफएनओ में तो अब स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर ही नहीं सकते। 14 स्टॉक्स हो गए। मतलब अब तो मैंने है ना कोशिश ही बंद कर दी कि मैं याद ही नहीं रखता कौन सा आया कौन सा गया। अब 14 कितने 14 हो गए? 14 हो गए सर। कुछ दिन ऐसा है, एक दिन वो भी आएगा 14 बाहर रहेंगे बाकी सब बैन में आया। जागो एक्सचेंजेस बैन वाली जो, इसको रिवाइज करो भाई। और क्या मतलब हाथ तो जोड़ दिए अभी कैसे, मतलब क्योंकि वैसे ही एफएनओ की लिस्ट छोटी हो गई है, उसमें भी बैन में क्यों भला बुरा निकलवाना चाहते हैं मुझे। अब आ गया भाई टाइम, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट चेंज करो। वक्त के साथ सबको बदलना जरूरी है, हम भी बदले हैं ठीक है। चलिए सर, जो फ्लोज आपने नेगेटिव रखे हैं और कल जो स्पेशली फ्यूचर्स में बिकवाली हुई है, ये एक्सपायरी रिलेटेड थी या कुछ संकेत दे रही है सर आपको? हाँ, यह बात आपने अच्छी पूछी। चलो मैं एक काम करता हूँ दीप, थोड़ा एक्सपायरी का बेनिफिट दे देता हूँ। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि एक्सपायरी का बेनिफिट देना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत काम एक्सपायरी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी 1600-1700 करोड़ की बिकवाली ज़्यादा है, बहुत बढ़िया। ठीक है। 964 करोड़ के स्टॉक्स बेचना ज़्यादा है और घरेलू फंड ने फिर से 750 करोड़ का बेचा है, तो मेरे लिए डेटा पॉजिटिव तो है नहीं है। अच्छा, एक्सपायरी भी कोई मंथली तो है नहीं कि मैं ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं मंथली एक्सपायरी पे मैं देता हूँ डाउट। वीकली पे मैं है ना इतना मतलब रहम दिल इंसान हूँ नहीं। वीकली एक्सपायरी पे आप इतना बेच के जाओ और मैं बोला नहीं चल जाएगा, मुझे नहीं चलता, तो इसलिए डेटा थोड़े खराब है। आइए अब वायदा कारोबार में, निफ्टी में तो कोई ओपन इंटरेस्ट में खास बदलाव होना नहीं, डिस्काउंट पे आ गया 7 पॉइंट के। बैंक निफ्टी में 2 लाख शेयर जुड़े हैं और ये भी 21 पॉइंट की प्रीमियम से 35 पॉइंट, यानी कि कितना आपका 55 पॉइंट तो ऐसे ही चला गया। अगर आपने तेजी करके रखी तो मंदी वालों को फायदा हो गया। अब आपको लेवल बता दूं दीप, 11300 आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। 18 लाख शेयर वहाँ पर है पुट में और 11300 के कॉल पर हैं 22 लाख शेयर। आज इनका क्या होगा? और दूसरा ये कि 10 लाख शेयर कल ही कॉल राइटिंग हुए, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि कल जब इतने खराब माहौल में हम 11300 नहीं तोड़े तो आज क्यों तोड़ेंगे? तो 11300 आपका बेस हो गया, पॉइंट नंबर 1। 11400 हल्की रुकावट है, जहाँ 23 लाख शेयर कॉल्स में है, उसको पार करेंगे तो फिर वही 11450 11500 के लिए रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। 11111 के दिन भी आपको, इस मंडे को मैंने एक ही चीज़ कही थी, जब फ्राइडे का बड़ा करेक्शन आया और मैंने कहा ये करेक्शन ठीक वैसा ही है जैसा 10-900 का एक दिन का 1.5 दिन का रनिंग करेक्शन मिला, इस बार भी आपको 1.5 दिन का रनिंग करेक्शन मिला। तो और उसके बाद 22,500 11,500 आने को तैयार है। अब 22,500 को 22,450 को आप 22,500 मानते हो नहीं मानते हो वो आपकी मर्जी है, मैं मान लेता हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। 11,500 को आप 11,475 को मान लेते नहीं मानते, मैं मान लेता हूँ। पर वो तो आपने कहा भी है 25-50 पॉइंट तो ये चलेगा। तो ब्रॉडली आपको डायरेक्शन समझ में आना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए इस रनिंग करेक्शन के बाद आप वहां पर पहुंचने की तैयारी में, अब आज का आज पहुंचेंगे इस पर मुझे थोड़ा संदेह है। इंतजार अगले हफ्ते के लिए भी कुछ एक्साइटमेंट बचा के रखो ना, सब आज ही कर लेंगे तो अगले हफ्ते क्या करेंगे? चलिए सही बात है, पर नज़र रखिए ट्रेंड पॉजिटिव है और लगातार पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं कि ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं आया है। जान लेते हैं आज कौन से स्टॉक्स हैं खबरों में, और हमारी पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ रही है। ज़्यादातर रिसर्च टीम तो हमारे साथ स्टूडियो में है, लंबे समय बाद हम सब साथ में स्टूडियो में है सर। मतलब पूरा HUF लग रहा है एकदम, है ना? और थोड़ा दूर दूर बैठाना पड़ा है। सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है ही है, क्योंकि जब शो करते तो हम मास्क भी इस्तेमाल नहीं करते, तो और ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसलिए पूरी टीम बुला भी नहीं रहे, और हार्डली आज तो ये स्पेशल शोज हैं, स्पेशल दिन है, इसलिए हम तीनों चारों, हाँ संदीप और आशीष जरूर ऑफिस आकर शो कर रहे हैं। तो चलिए मानसी बताइए ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो सारे दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं, और हमारी चैनल पर भी आज पूरे दिन हम इसी त्यौहार के रंग में हैं।
और कई सारे शोज लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब नतीजों की अगर बात करें, आज कई सारी कैश की कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। रोजारी बायोटेक, कोल्टे पाटिल, ऑयल इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑटोमोटिव, स्टैंपिंग, सुप्रजित इंजीनियरिंग, इन नंबर्स का इंतजार है। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड की लिस्टिंग होने जा रही है। आपको बता दें कि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी अस्पताल चेन है ये। मैक्स इंडिया के हेल्थ केयर कारोबार के डीमर्जर और रेडियंट के साथ विलय से कंपनी का गठन हुआ है। केकेआर और अभय सोई का MHIL में, यानी कि मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड में 75% हिस्सा होगा और मैक्स इंडिया के शेयरधारकों को हर 100 शेयर के बदले MHIL के 99 शेयर अलॉट किए जाएंगे। 1:1 का रेशियो तय किया गया है। इसके अलावा डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज की पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक है। M&M फाइनेंस राइट्स इशू शेयर का अलॉटमेंट आज होने जा रहा है। BPCL जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव खबर की है। BPCL के स्ट्रैटेजिक विनिवेश पर कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट की बैठक होने जा रही है। खासतौर से विदेशी कंपनियों से जुड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए ये बैठक होगी, जिस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा FTC शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट भी है आज। अगर कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे हैं उनकी बात करें, IOB नतीजे अच्छे रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 9.7% बढ़ती दिखी है। कंपनी का मुनाफा, कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई देखने को मिल रही है। 342 करोड़ से कंपनी का 342 करोड़ के घाटे से कंपनी का मुनाफा जो है 121 करोड़ पर आता दिखा है। ग्रॉस NPA 14.7% से 13.9% गए हैं और नेट NPA 5.4% से 5.1% पर देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रोथर्म इंडिया कंपनी के नतीजे कमजोर हैं। कंपनी की आय 66% गिरती हुई देखने को मिल रही है। मार्जिन 7.7% से -3.7% पर जाते दिखे और मुनाफा जो है कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। 37 करोड़ के मुनाफे के सामने करीब 50 करोड़ का घाटा अब कंपनी देख रही है। बिल्कुल, तो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। आइए संदीप से भी जान लेते हैं कौन से और स्टॉक्स है। संदीप, आपकी लिस्ट में। गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। पहले तो आपको, अनिल सर को, मानसी आपको, हमारे तमाम दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। संदीप, कितने साल हो गए शादी शादी को? सर 12 साल। इतना टाइम लगा सोचने में? ओके, मतलब एकदम वैसी फीलिंग आ रही है आज आपको देखकर। सर वो एक्चुअली क्या है ना, वो शेरवानी वाली नंबर गलत हो जाए ना तो फिर काफी टाइम तक चलेगा वो। इसलिए सोच समझ कर बोल रहा है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान है। ये काम अच्छा किया, भले टाइम लगाए लेकिन गलत ना बोले। बताइए। जी सर, सबसे पहले तो जो इंडेक्स में बदलाव हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। जो निफ्टी 50 में अब डिविस लैब और SBI लाइफ शामिल होंगे, उसकी एवज में भारतीय इन्फोटेल और जी एंटरटेनमेंट, ये दोनों स्टॉक्स बाहर होते हुए दिखेंगे। और भी कई सारे इंडाइसिस में बदलाव हुए हैं, वो आपके सामने हमारे जो टिकर स्क्रीन है या तो फिर बाकी जगह पे आपको नजर आएंगे, लेकिन ये मेजर है जहां पे फंड बेस्ड एक्शन देखने को मिलता है, तो उस लिहाज से हमने ये आपके लिए मेंशन किया है। GMM फॉडलर, इस पे नजर रखिए, कल भी स्टॉक एक्शन में था। दरअसल इनके जो पेरेंट ग्रुप है उसमें ये कंट्रोलिंग स्टेक ले रहे हैं। 54% हिस्सा खरीदा जा रहा है, जिसमें सर मैं कंपनी का नाम नहीं ट्राई कर पा रहा हूँ। फॉडलर बोलो खाली। नहीं, वो तो हो गया जिनसे ये हिस्सा खरीद रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पहली वो है कि बेटे ने बाप को टेक ओवर कर लिया। पहली बार हुआ। मतलब बहुत कम होता है सब्सिडरी कंपनी, मतलब वो पेरेंट कंपनी को टेक ओवर कर लिया। डॉइश में पढ़ पा रहा हूँ सर, उसके बाद B से नाम है, अगर दीप मदद कर पाए तो। बेटेलीगंज, ये आप ही खरीदिए। तो ये कुछ $2.25 करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। एक तो ये खुद 34.5% हिस्सा खरीद रहे हैं और अपनी सब्सिडरी के जरिए करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदे, तो कुल मिला के 54% हिस्सा ये खरीदा जा रहा है। और इनके जो प्रमोटर हैं वो भी अतिरिक्त 26% हिस्सा खरीद रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, जो ग्लोबल बिजनेसेस हैं इस अपने पेरेंट के, उनको ये एक्वायर कर रहे हैं और कंट्रोलिंग स्टेक इस कंपनी में ले रहे हैं। VA-Tech विभाग, यहाँ पे 25 अगस्त को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर बोर्ड की बैठक होने वाली है। स्टॉक फोकस में रहेगा। फ्यूचर एंटरप्राइजेस, यहाँ पे नजर रखिए, 2 खबरें हैं। एक तो इनका 17 अगस्त को NCD का कुछ 12.5 करोड़ रुपए का ब्याज का भुगतान था, वो ये नहीं कर पाए, उस पर इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है। और दूसरी खबर ये है, जो कि माना जा रहा है कि कल शायद इनकी एक बोर्ड बैठक हो सकती है, जिसमें जो 3 कंपनियां हैं उसका फ्यूचर एंटरप्राइजेस में विलय हो सकता है। 3 कंपनियां, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, इनके विलय के प्रस्ताव के ऊपर बोर्ड चर्चा कर सकता है। और हो सकता है कि विलय हुआ तो उसके बाद अमेजन की जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में वो भी कम होने की आशंका है। कुछ इनसाइडर ट्रेड्स जहां पे प्रमोटर्स का एक्शन हुआ है, इसमें मंगलम सीमेंट देखिए, प्रमोटर रंबारा ट्रेडिंग ने 1 लाख शेयर्स 19 अगस्त को इस कंपनी के खरीदे हैं। इसके अलावा तनला सॉल्यूशंस, यहाँ पे प्रमोटर डॉक्टर रेड्डीज नहीं सर, डॉक्टर रेड्डी है ये, उन्होंने ये शेयर खरीदे हैं। 7 लाख शेयर 19 से 20 अगस्त के बीच में खरीदे हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, यहाँ पे प्रमोटर डॉक्टर अरविंद लाल, उन्होंने करीब 2 लाख शेयर्स हैं जो कि 18 से 20 अगस्त के बीच में खरीदे हैं। और आखिर में रुचिरा पेपर्स, यहाँ पे राधे हेल्थ केयर ने 1.25 लाख शेयरों के आसपास की बिकवाली हुई है, ₹60.19 प्रति शेयर पर। ओके, तो कई सारे
स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, और एक बार फिर काफ़ी सारा फंड एक्शन और प्रमोटर एक्शन भी हम देख रहे हैं। चलिए आज जान लेते हैं कि ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है FIR में। आज ब्रोकरेजेस के बारे में बताने के लिए पूजा हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए आज किधर है ब्रोकरेजेस का फोकस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत जेफरीज की रिपोर्ट से करते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक जो रिपोर्ट्स उन्होंने जारी की है, इसमें फाइनेंशियल्स पर उनका कहना है कि अभी हाल ही में पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम को लेकर जो बदलाव हुए थे उससे जो जुड़ी चिंताएं थी उसका समाधान हो चुका है, और गोल्ड फाइनेंसिंग, एनबीएफसीज और नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल का पर आउट परफॉर्म का व्यू इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा गैस सेक्टर पर भी इनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें कि महानगर गैस और गुजरात गैस पसंद है। लंबे समय से पोटेंशियल और जल्द रिकवरी को देखते हुए गुजरात गैस पसंद है। एमजीएल पर रेगुलेटरी रिस्क अधिक है, ये उनका कहना है, लेकिन गुजरात गैस के वॉल्यूम में 95% प्री कोविड स्तर पर और एमजीएल 55% पर पहुंच चुका है। तो इस वजह से गैस सेक्टर में एमजीएल और गुजरात गैस इनकी पसंद है। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर नोमुरा की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि उन्होंने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य 1626 पर ही बरकरार रखा है, लेकिन रेटिंग यहाँ पर बाय की दी है। आरबीएल पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर अंडरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य 150 का दिया है। 181 इनका करंट भाव है और अभी जो लक्ष्य दिया है वो 150 का दिया है, और इनका कहना है कि आने वाले समय में बैंक के जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ सकते हैं इनके एसेट क्वालिटी को लेकर, ये इनका कहना है। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो एसबीआई पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। 270 से बढ़ाकर 310 का दिया है, और यहाँ पर भी इनका कहना है कि शेयर में अच्छी वैल्यू देखने को मिल रही है। खरीदारी की काफी सारी वजह भी दी है, और इसमें सबसे बड़ी वजह जो यह है कि जो इनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पिछले काफी समय से चला आ रहा है, उसके चलते एसबीआई इनको काफी पसंद है। टाटा पावर पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कि खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य ये 74 का दे रहे हैं। इसके अलावा एल&टी होल्डिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी सिटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 80 रुपए का दिया है। यहाँ पर इनका कहना है कि आने वाले कुछ समय के लिए जो 3 महीने का रिस्क है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा, और एल&टी फाइनेंस के पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुछ फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। मारुति पर सिटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि उन्होंने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य दिया है 6700 का, और यहाँ पर भी इनका मानना है कि Q1 FY20 में मार्जिन में सुधार देखने को मिला था और आने वाले समय के लिए मांग भी कंपनी के लिए अच्छी दिखाई दे रही है। फिनोलेक्स केबल्स, यहाँ पर भी जेफरीज की रिपोर्ट आई, जिसमें खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य दिया है 1415 का, और इनका कहना है कि Q1 में जो रेवेन्यू आई है, जो आय आई है, वो उम्मीद से काफी बेहतर थी, इस वजह से खरीदारी की राय यहाँ पर दे रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज की। यहाँ पर भी जेफरीज की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य भी बढ़ा दिया है, 1410 से बढ़ाकर 1480 कर दिए हैं। तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको रखनी है नजर। आइए अब वक्त है नतीजों पर नजर डालने का, और शुरुआत करते हैं हम आज के वरिंदर रिजल्ट एक्सरे के साथ। स्वागत है आपका वरिंदर। बताइए, आज तो नतीजों की लिस्ट, आपकी कमजोर नतीजों वाली लिस्ट काफी लंबी दिख रही है। बताइए कौन से रिजल्ट रखे हैं आपने इस कैटेगरी में? हाँ सर, गुड मॉर्निंग यू एंड एवरीवन। अच्छे में सर एक ऑफ कोर्स मार्केट आज में रिजल्ट आ गया था, लेकिन फार्मा वही एक अच्छा नंबर लगा मुझे। 10 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, 20% का आरओसी है, तो एक वो कंपनी है। बट जैसे आपने बोला कि कमजोर नतीजे जो है वो ज्यादा आए हैं, तो उसमें शीला फॉर्म अगेन मैंने इस कैटेगरी में इसलिए डाला है, नंबर्स खराब थे जो एक्सपेक्टेड थे। सेल्स कुछ 50% नीचे थी, प्रॉफिट कुछ 70% नीचे था। अभी भी सर ट्रेलिंग मल्टीपल पे ये 39 टाइम्स, ऑलमोस्ट 40 टाइम्स ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो अभी भी कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। MOIL अगेन PSUs में ऐसा नहीं है कि सर हर PSU अच्छा कर रहा है, इट्स ओनली डिफेंस व्हिच वाज डूइंग गुड। तो इसमें सेल्स कुछ 45% नीचे आई थी। प्रॉफिट आप सोचिए सर 90 करोड़ से 2 करोड़ का रह गया है, तो मॉल के नंबर अच्छे नहीं आए थे। एक कंपनी है सर जिसमें लोगों को बहुत बहुत उम्मीदें हैं, हेल्थ केयर ग्लोबल, जहाँ पे अभी मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है। तो उसमें नतीजे रिजल्ट्स नहीं आ रहे सर। सेल्स 28% नीचे थी, EBITDA 57% नीचे था, और इस बार भी नेट लॉस आया 40 करोड़ का। आई डोंट नो वेदर दे आर क्लीनिंग अप द एंटायर मेस व्हिच वाज देयर अर्लियर, बट अगर आप लास्ट 5 क्वार्टर में देखिए तो लास्ट 5 क्वार्टर में हर क्वार्टर में लॉस आया है। इस
लास्ट 5 क्वार्टर में लॉस है और लास्ट 5 क्वार्टर का टोटल लॉस कुछ 150 करोड़ का है। तो उम्मीदें बहुत है इस कंपनी से, बट अभी तक कुछ नंबर नहीं आ रहे हैं। जय कुमार इंफ्रा सर, आपको पता है कि बहुत टाइम से लोग बात कर रहे हैं सस्ता है सस्ता है सस्ता है सस्ता है सस्ता है, बट कुछ हो नहीं रहा और मार्जिन खराब ही आ जा रहे हैं। EBITDA 75% नीचे था, मार्जिन 10% रह गए 17% से, और नेट लॉस किया 21 करोड़ का इस कंपनी ने। भागीरथी केमिकल्स, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके चैनल पे कि हर एक केमिकल कंपनी को प्लीज एक ही ब्रश से पेंट मत कीजिए। सेल्स, एबिटा, प्रॉफिट 50-60% से नीचे आया था इस कंपनी का। एक छोटी कंपनी है सर, फूड्स एंड इंस। आपको याद होगा कि राधाकृष्ण दमानी जी ने थोड़ा सा स्टेक लिया था इस कंपनी में बहुत टाइम पहले। तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड था, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन के नंबर्स ठीक नहीं आएंगे, तो नंबर्स खराब ही हैं, वीक नंबर्स हैं। सेल्स कुछ 30% नीचे थी, एबिटा कुछ 56% नीचे था और प्रॉफिट कुछ 73% नीचे था। 25 टाइम पे ट्रेड कर रहा है ऑफ कोर्स उनके नाम पे। वो कमजोर नतीजों की लिस्ट जो काफी खराब है, लेकिन इनसे भी खराब भी अगर हैं होंगे ही, आपको इनसे खराब वाले मिल ही जाते हैं जो आप लिस्ट रखते हैं कि फुस वाले नतीजे, वो बताइए वो कौन से हैं? सर मैं वही बोल रहा हूँ, ऑटो, एंसिलरीज, एनी कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज, ये 2 सेगमेंट्स हैं जो हमने देखा है कि नंबर्स बहुत खराब आ रहे हैं। तो उसमें इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिक, people have been excited about this company. I know कि a lot of smart people have given this company as a pick, but सेल्स 73% नीचे थी, एबिटा लॉस किया इस बार इसने 13 करोड़ का, कंपेयर्ड हुआ प्रॉफिट ऑफ 17 करोड़, और ऑफ कोर्स नेट लॉस था इस कंपनी का। सो कुछ नहीं आया। और मैं लिस्ट लेके जाऊं तो सर वो ऑटो एंसिलरी में जैसे मैंने बोला तो इंडिया मोटर पार्ट एंड ऑल और कंपनीज हैं जो ज्यादा बात नहीं करते हम लोग, बट तो उसमें से फर्स्ट कैटेगरी में ये कंपनीज आ चुकी है सर। ओके, तो ये है आपके लिए कमजोर नतीजों वाली लिस्ट भी। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, नतीजों का पूरा विश्लेषण देने के लिए हमारे दर्शकों को। और आइए अब वक्त है आज के स्टॉक्स लेने का, लेकिन आज हम मना रहे हैं गणेशोत्सव, तो आज आपके लिए होंगे विघ्नहर्ता शेयर और बापा की स्पेशल पिक्स देंगे हमारे एक्सपर्ट। आइए बिगुल के साथ। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत कीजिए आप अपने विघ्नहर्ता शेयर के साथ। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सभी व्यूअर्स को, पूरे जी बिजनेस के पैनल को, आपको दीपांशु को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा विघ्नहर्ता शेयर है हनीवेल ऑटोमेशन। और ये चीज मैंने अपने मित्र कुणाल जी से सीखी है कि जब विघन की बात आती है तो एमएनसी कंपनियों पे फोकस करना चाहिए, तभी इस कंपनी को चूज करा है। 30,400 30,400 का स्टॉप लॉस लगाएं और 36,900 3600 900 के टारगेट के लिए इसको खरीदने की राय है। इसके साथ साथ अनिल जी आप जानते हैं, देखिए मैं आई स्पीक माई माइंड, मैं तो आपका जन्मदिन भी हफ्ते में 1 बार बना देता हूँ, महीने में 2 बार बना देता हूँ। तो आज मस्ती की पाठशाला में अपने अपने विघन की बात करनी है। तो अभी अनिल जी दीपांशु को आपके साथ बैठे मुस्कुराते देखकर एक विघन मेरे दिमाग में भी सुबह सुबह उत्पन्न हुआ कि ये कब तक अनिल जी सिंगल रहेंगे, ये कब तक ऐसे दिल से मन से मुस्कुराते रहेंगे। तो इस विघन पे भी आप नजर रखिए कि ये सिंगल से डबल हो। और दीपांशु आपसे गुजारिश है, आप शादी में बुलाए ना बुलाएं, अपनी कॉकटेल पार्टी में जरूर बुलाइएगा। हम लोग जो है मतलब कि मैं, किरण जी, संदीप जी, कुणाल जी नागिन डांस बहुत अच्छा करते हैं। वैसा आप वैसे ही पार्टी ले लो ना, क्यों उनकी आजादी खतरे में डाल रहे हो। अच्छा, शादी कर लेंगे तो काम कम करेंगे ऑफिस में, मेरे लिए भी मुश्किल है, उनके लिए भी मुश्किल है, आपके खाली थोड़े से छोटे से फायदे के लिए इतना बड़ा नुकसान। एक बार वैसे ट्रीट दे दीजिए। सही बात है सर। आप आ जाइए बंसल जी, या मैं दिल्ली आ जाता हूँ, ऐसे ही मिल लेते हैं साथ में। बिल्कुल। आइए कुणाल जी बताइए सर, आपका आज का विघ्नहर्ता शेयर जी। अनिल जी, गणपति बापा मोरिया आपको और दीपांशु को भी, और गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई अनिल जी, सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को। तो अनिल जी आज एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक विघ्नहर्ता शेयर में लेकर के आया हूं। और अनिल जी अभी कॉस्मो फिल्म्स के नतीजे हमने देखे, कमाल के नतीजे आए हैं अनिल जी। और उसी स्पेस की एक और कंपनी है जो मुझे लगता है कि जो अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू कॉस्मो, चार्ट बहुत दमदार है। मुझे लगता है कि पॉलीप्लेक्स को अनिल जी इन स्तरों पर लेना चाहिए। तो मेरा विघ्नहर्ता शेयर है पॉलीप्लेक्स, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आ चुका है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 4 डिजिट्स में ट्रेड करेगा। इन स्तरों पर बाय करके चलें, 800 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें,
पहला टारगेट 880 रुपए का 880 का और दूसरा टारगेट 915 रुपए का 915 का होगा। तो पॉलीप्लेक्स में मेरी खरीदारी की राय। ओके, दमदार नतीजे के बाद ये कंपनी लगातार सुर्खियों में और एक्शन में भी। आइए वागले साहब से पूछते हैं उनका पसंदीदा शेयर। वागले साहब बताएं सर। गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग, सारे लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। मेरा आज और कल का ट्रेडिंग कॉल नहीं होगा, ये कॉल पूरे महीने का है या 2 से 3 महीने के लिए है। स्टॉक है MGL, विघ्नहर्ता स्टॉक में एक 10% इन अ मंथ या मे बी 20-25% इन 2-3 मंथ्स वाला टारगेट है। 1012 का बंद है। कल भी हमारी बात हुई थी, कल भी मैंने कहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ 1-2 दिन के व्यू से ना लिया जाए क्योंकि ये थोड़ा सा चॉपी हो सकता है। मेरा 981 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट जो अगले एक्सपायरी तक है, सितंबर की एक्सपायरी तक 4 से 5 हफ्तों के लिए 1100 का है और दूसरा टारगेट जो 2 से 3 महीनों के लिए ये 1230 से 1240 तक का है। तो ये है आपके लिए विघ्नहर्ता शेयर MGL। सुमित जी आपका विघ्नहर्ता शेयर बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गणेश जी से यही प्रार्थना है कि ये जो संकट आया हुआ है सभी लोगों पे और विश्व पे, इसको दूर करे कोरोना वायरस को और सबकी लाइफ एकदम रूटीन पाथ पे आए। और जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक सवाल है अनिल जी, स्टॉक स्पेसिफिक पे मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में जो आपके डाउनफॉल से बचाए, आपके विघ्न को दूर करे, वैसा स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। ये स्टॉक को हमेशा पोर्टफोलियो में रखें। डिप्स बीच बीच में जरूर आएगी, जब जब मार्केट करेक्ट करेगा तब तब उस डिप्स में एशियन पेंट्स में खरीदारी करें। एशियन पेंट्स में आप देखें लोअर लेवल्स पे 1450 1470 के लेवल हमको देखने को मिले थे 3 महीने में और अभी ये वापस से 1870 1900 के आसपास आ चुका है, यानी स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे आ चुका है। और जैसे ये 1900 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसका 2000 का होगा पहला टारगेट और 2100 रुपए तक के लेवल्स भी हमको आने वाले महीनों में एशियन पेंट्स पे देखने को मिलेंगे। तो ये एक सदाबहार टाइप स्टॉक है। स्टॉक के अंदर गिरावट्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढें 2000 से 2100 के टारगेट्स के लिए। ये इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट होंगे, लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में इससे ऊपर के टारगेट्स भी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। परफेक्ट। ओके, सचिन जी भी हमारे साथ हैं। वैसे तो पारी की ओपनिंग करते हैं लेकिन आज सचिन जी पीछे से बैटिंग करने आए, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में नीचे है। लेकिन सचिन जी बताइए, स्टॉक आपका दमदार, स्टॉक्स आपके दमदार वही रहने वाले, कौन सा स्टॉक है आपका विघ्नहर्ता? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आपको और जी बिजनेस के सारे दर्शकों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड जो विघ्नहर्ता शेयर मैंने चुना है वो है स्पाइस जेट। Okay. अगर ये ओवरऑल सेक्टर देखें तो काफ़ी समय के बाद ये पर्टिकुलर सेक्टर में एक अच्छी हलचल हो रही है। एंड स्पेशली अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट देखें तो पिछले 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आया था कल के सत्र में। तो ओवरऑल अगर हम क्वार्टरली चार्ट देखें, मंथली चार्ट देखें तो मुझे लग रहा है लार्जर डिग्री पे कहीं पर यहाँ पर रिवर्सल ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है एंड ट्रेडिंग के लिहाज से भी यहाँ पर पोजिशंस बनाई जा सकती है। तो जिस तरीके से यहाँ पर सेटअप है, मुझे लग रहा है 60-62 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको क्रिएट करनी है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 44 तक का। बट मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो का पार्ट भी रहना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स अराउंड 80 तक भी आ सकते हैं अगले कुछ महीनों में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन और एक अक्यूमुलेशन से ये स्टॉक उभर के नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल एस्टैब्लिश हो चुका है। तो 44 के स्टॉप लॉस के साथ अक्यूमुलेट करना चाहिए स्पाइस जेट। पहला टारगेट होगा 62 का और फाइनल टारगेट होगा 80 का। ये लॉन्ग टर्म टारगेट होगा। ओके, तो स्पाइस जेट, चलिए कोई तो खरीदना चाहता है एविएशन स्टॉक्स भी और इस पर भी किसी की तो नज़र पड़ी है। और इससे पहले कि उड़ानें वापस से नॉर्मल हो जाए, शेयर खरीद लीजिए क्योंकि बाद में उड़ान भर ली तो हाथ में आएगा नहीं। आइए सिद्धार्थ जी हमारे साथ है। सिद्धार्थ जी स्वागत है आपका भी। बताएं सर, आपके तो वैसे सारे शेयर विघ्न ही लेते हैं, आगे पीछे भागते ही हैं, दौड़ लगाते ही हैं। अब कौन सा आपकी नज़र में आया है वो बताइए। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं सभी को। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ये स्टॉक जो है सही मायनों में विघ्नहर्ता है क्योंकि ये जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है, ये जो विघ्न है, ये रूरल इंडिया, ग्रामीण इलाका लेके जाएगा, इसको दूर करेगा। और वो स्टॉक लेके आया हूं पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहिए। 2175 का टारगेट, 2175 का टारगेट। मार्केट पोजीशन बहुत स्ट्रांग है इसकी क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल में। साथ ही साथ अगर देखा जाए हेल्दी ऑर्डर बुक
और स्ट्रैटेजिक ग्रोथ होने की बहुत बड़ी तैयारी है पीआई इंडस्ट्रीज की। नतीजों का माहौल गया और नतीजे इसके अच्छे आए, बट नतीजों के माहौल में यह देखा गया कि रेवेन्यू आय किसी की बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुई है। पीआई इंडस्ट्रीज की आय 40% और मुनाफा 43% ग्रो हुआ है। पीआई इंडस्ट्रीज क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल की कंपनी 2175 जरूर खरीदना चाहिए। ओके, तो ये है आपकी पसंद का शेयर। आइए हिमांशु जी भी हमारे साथ है, हिमांशु गुप्ता साहब। हिमांशु जी बताइए सर, आपका विघ्नहर्ता शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, आप सभी को और जी बिजनेस के सभी व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विघ्नहर्ता शेयर जो मैं छांट कर लाया हूं वो सही मायने में विघ्नहर्ता ही शेयर है, और क्योंकि वो फार्मा सेक्टर से है तो सही मायने में लोगों के इलाज में, दुख दर्द में विघ्नहर्ता है। स्टॉक का नाम है डिविस लैब। क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है स्टॉक, और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स के बाद हमने देखा है कि लगातार यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज बनते हुए नजर आए हैं। आज के लिए एक नया ट्रिगर जो यहाँ पर स्टॉक के लिए निकल कर आया है अनिल जी, वो ये है कि 25 सितंबर से डिविस लैब होने जा रहा है निफ्टी में शामिल। तो इसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यहाँ पर काफी हद तक यहाँ पर जो पैसिव फंड्स हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से एक री रेटिंग और काफी हद तक एक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के चलते यहाँ पर एक काफी बढ़ चढ़ के स्टॉक में खरीदारी देखने को मिलेगी, और यहाँ से भी मुझे लगता है कि और हायर लेवल्स यहाँ पर डिविस लैब में देखने को मिलेंगे। तो बहुत शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि डिविस लैब में यहाँ पर 3300 और 3360 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। आज के लिए और कल तक के लिए मुझे लगता है 3160 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि एक बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों और आने वाले महीनों में भी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो ये विघ्नहर्ता शेयर जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, किसी भी डिप पर इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड जो है वो अभी भी अनलिमिटेड है। अंदर अपसाइड आ सकती है। ऑलरेडी अच्छी रैली आई है स्टॉक में, पर नज़र रखिए डिवीज लैब पर, ये अब निफ्टी का भी हिस्सा होने जा रहा है। एक और स्टॉक सिद्धार्थ जी जो निफ्टी का हिस्सा होने वाला है, SBI लाइफ, दूसरा इंश्योरेंस स्टॉक जो निफ्टी का पार्ट बनने वाला है। आपकी कोई राय इस पर्टिकुलर स्टॉक पर सर, अगर कोई निवेश करना चाहे तो क्या ये करंट लेवल्स अट्रैक्टिव हैं? देखिए, इंश्योरेंस फीस दीपांशु बहुत बेहतरीन है, चाहे वो SBI लाइफ हो, HDFC हो, ICICI प्रूडेंशियल हो। तो मैं मानता हूं कि इंश्योरेंस फीस बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं प्रीमियम कलेक्शन में गैप देखने मिले, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से SBI लाइफ, HDFC लाइफ सारी अच्छी कंपनियां हैं। हमारी राय पर्टिकुलर सिर्फ HDFC लाइफ पे है, बट मैं मानता हूं कि ये सारी कंपनियां, बहुत कम कंपनियां हैं, 3-4 कंपनियां जो लिस्टेड है, तो मुझे लगता है कि ये सारी कंपनियों पे पॉजिटिव राय है। बिल्कुल, और 25 सितंबर को ये बदलाव होने वाले हैं, तो अभी थोड़ा समय है, पर फंड्स का एडजस्टमेंट भी अब आप इन सारे स्टॉक्स में होते हैं दिखेंगे। तो नज़र रखते हैं इस पूरे स्पेस पर जहाँ तक मार्केट एक्शन का सवाल है। M&M फाइनेंशियल, वागले साहब इस पर राय, थोड़ा एक्शन में पिछले 2 दिनों से फिर से आया है। बड़ा ट्रिगर तो नहीं है, पर जो राइट्स इशू के शेयर्स थे वो आज अलॉट हो जाएंगे जिन सभी ने को सब्सक्राइब किया है। किस तरह से देखना चाहिए? 135 पर है, एक थोड़ी रेंज में आ गया है, पर काफी एक्टिव रहता है इंट्राडे ट्रेड में। आपकी कोई राय इस चार्ट पर सर? दीपांशु, आपने जो कहा बड़ा ट्रिगर नहीं है, वो चार्ट्स में दिख रहा है, कंसोलिडेटिव है। पिछले इनफैक्ट लगभग 10 से 12 दिनों से ये ना 140 142 ब्रेक कर रहा है, ना ऑन द डाउन साइड 130 के लेवल को नीचे में ब्रेक कर रहा है। तो 130 140 140 142 ये रेंज में ये कितना टाइम स्पेंड करेगा और कितना टाइम साइडवेज रहेगा कह नहीं सकते। तो ये रेंज में जब तक है इसमें ट्रेड लिया ही नहीं जाना चाहिए। इसके बाहर निकलेगा तभी फिर यहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। कुणाल जी, आपकी पोर्टफोलियो स्टॉक सर GMM Pfaudler, यहाँ पर बड़ी खबर है कि ये अपने पेरेंट ग्रुप में कंट्रोलिंग हिस्सा लेने वाले हैं। थोड़ा और डील मैट्रिक्स हैं, थोड़ा स्टेक इधर उधर होगा, बट एसेंशली पेरेंट ग्रुप में ये हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं और कंट्रोलिंग स्टेक लेने वाले हैं। स्टॉक भी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव रहा है। क्या राय है सर इस चार्ट पर? इन लेवल्स पर भी खरीदारी कर सकते हैं अगर किसी ने मिस आउट करा है इस रैली को? देखिए, जबरदस्त खबर है दीपांशु, और देखिए मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है GMM Pfaudler। लगातार हम लोग खरीदारी की राय भी देते आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस खबर के बाद आपको इस स्टॉक की ताकत का पता लगेगा, और मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, ऐसा बढ़ चढ़ के मौजूदा स्तरों पर खरीदारी की मेरी राय नहीं है।
डिक्लाइंस में एक्यूमुलेट करें। जब ये स्टॉक थोड़ा ठंडा हो तब निचले स्तरों पर इसको धीरे धीरे करके बाय करें। इस स्टॉक से बहुत उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि जब तक फार्मा की रैली चलती रहेगी, जीएमएम फॉडलर में आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल डिप्स पर मेरी खरीदारी की राय है। डिप्स पर खरीदारी की राय रहेगी। देखते हैं इस खबर का आज स्टॉक पर क्या रिएक्शन आते हुए दिखता है। बीपीसीएल, सुमित जी, कल हमने आपसे इस स्टॉक पर चर्चा करी थी, आपने इस स्टॉक पर राय भी दी थी। हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर भी है इनके डाइवेस्टमेंट को लेकर। आज एक अहम बैठक होने वाली है, उसमें डिसाइड करेंगे कि किस तरह से डाइवेस्ट करना चाहिए, डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनके पास। बताइए बीपीसीएल पर क्या राय है? आज भी जो स्टॉक तेजी में दिख रहा था, क्या आज भी वैसे ही एक्शन दिख सकता है? दीपांशु, स्टॉक का नीचे में अच्छे खासे सपोर्ट भी है। 400 रुपए जब तक टूटेगा नहीं तब तक बीपीसीएल में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और अगर कल का जो हाई बना था बीपीसीएल में, जैसे ही वो निकलेगा तो उसके बाद बीपीसीएल में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। 419 रुपए 420 रुपए के आसपास का इसका हाई है कल का। वो टूटने के बाद स्टॉक में मोमेंटम बढ़ेगा और फिर ऊपर में 435 रुपए से लेकर 450 रुपए तक का मूव जल्दी ही नेक्स्ट वीक के अंदर बीपीसीएल में देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बना के चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, नीचे में 400 के नीचे का स्टॉप लॉस बनेगा। बिल्कुल नजर रखिए जहां तक बीपीसीएल का सवाल है। सचिन जी, टाटा पावर कल शानदार रैली इस स्टॉक में हमने आती हुई देखी है और ये अपने 52 वीक हाई से बस अब 10% दूर है। इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी कुछ पॉजिटिव आउटलुक दिया है कंपनी ने। आज सीएलएसए कह रही है कि 74 का टारगेट है उनका स्टॉक पर, तो यहाँ से भी अच्छी तेजी दिखा सकता है उनके हिसाब से। अब बताइए आपकी क्या राय है चार्ट पर, क्या और एक्शन दिखेगा टाटा पावर में? वेल दीपांशु, मेरा भी लक्ष्य अराउंड 69-70 के जोन का ही है। जिस तरीके से इसमें हाल फिलहाल में मोमेंटम मिला है स्टॉक में, एंड कल के सत्र में स्पेशली एक रनिंग कंटिन्यूएशन पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर डेफिनेटली और भी पोजीशन ऐड करनी चाहिए। 58 का लगाना चाहिए आपको स्टॉप लॉस। एंड मुझे लग रहा है एक ही लक्ष्य होगा अराउंड 69-70 के जोन में, जहाँ पर इस स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए। मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है एंड जिस तरीके से फिलहाल ये सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ये जो अपमूव है वो कंटिन्यूड रहेगी। तो 69-70 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखे 58 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, मोमेंटम सेक्टर है, उसके बीच एक हाई मोमेंटम वाला स्टॉक भी है टाटा पावर, यहाँ पर नजर रखिए। एक स्टॉक आपके लिए भी हिमांशु जी, L&T फाइनेंस। यहाँ पर हमने उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं देखी जितनी बाकी एनबीएफसीज का पार्टिसिपेशन रहा है, पर आज सिटी का टारगेट आया इस पर 80। टेक्निकल स्ट्रक्चर से कुछ और पॉजिटिव्स देख रहे हैं L&T फाइनेंस के लिए हिमांशु जी? बिल्कुल दीपांशु, देखिए ऑफ लेट यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्टिविटी बनती हुई नजर आई है और ग्रेजुअली धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि स्टॉक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि इमीडिएटली मैं 71-72 का टारगेट यहाँ पर वॉच करूंगा। अगर ये स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ी तेजी बनते हुए नजर आएगी और स्टॉक 80 से 82 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। फिलहाल के लिए ये बाय रडार में है शॉर्ट टर्म में, और मुझे लगता है कि 65.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। आपके लिए L&T फाइनेंस पर आया।